आईबीसी पढ़ना मुश्किल लगता है। इंसॉल्वेंसी क्या होती है, बैंकरप्सी क्या होती है, लिक्विडेशन का पूरा प्रोसेस कैसे होता है, सीआईआरपी क्या होती है, क्रेडिटर डेटर ये सब कौन होता है, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट कौन होता है, ये सारी टर्म्स अब समझ में आसानी से आएंगी। मेरे साथ पढ़िए आईबीसी, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड, और आज हम पढ़ेंगे आईबीसी के ऑब्जेक्टिव्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली हमारा जो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड है जो 2016 में इम्प्लीमेंट हुआ है, ये कोई नॉर्मल कोड नहीं है। इससे पहले बहुत सारे ऐसे एक्ट्स आ चुके थे जिन्होंने काफ़ी टाइम तक हमारे इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस की वर्किंग को, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस की वर्किंग को, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस की वर्किंग को कंट्रोल किया और केटर किया। लेकिन विद द टाइम वी रियलाइज्ड कि ये सारे एक साथ लॉज को फॉलो करना बहुत मुश्किल था। सो लेट मी टेल यू फ्रॉम द बिगनिंग कि सबसे पहले ऑलमोस्ट 1909 में हमारा एक्ट आया था, प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट। फिर इसके बाद और भी कई सारे एक्ट्स आए, उनकी लिस्ट मैं यहाँ पे लगा दूंगी। सो इसमें सबसे पहला था आपका प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट, दूसरा था प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920 का, थर्ड आया पार्टनरशिप एक्ट जो कि आज भी कई सारी जगह पे फॉलो होता है 1932 में। इसके बाद हमारा आया था कंपनीज एक्ट, वो अब चेंज हो चुका है, विच वाज बेस्ड अपॉन 1956 एक्ट। इसके बाद कई सारी कमिटीज़ फॉर्म हुई, कई सारी रिपोर्ट्स बनाई गई और उसके बेसिस पे आगे भी ऐसे एक्ट्स आते रहे। जैसे एक आया था सिक्का, विच वाज बेस्ड ऑन द तिवारी कमिटी रिपोर्ट ऑफ 1985, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आया था रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टू बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिसको हम RDDBFI 1993 भी कहते हैं। फिर आया हमारा सार्फिसाई एक्ट अराउंड 2002, फिर आया हमारा LLP एक्ट अराउंड 2008, और फिर से जो हमारा कंपनीज एक्ट 1956 में आया था उसको रिपील करके, उसको चेंज करके लाया गया कंपनीज एक्ट 2013। इन सब का एक रिजल्टेंट था कि इन सारे एक्ट्स को मर्ज करके एक कोड बनाया जाए, और हमारा जो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड है विच इज़ ऑफ 2016, इसका रिजल्टेंट था। इसमें ये सारे एक्ट्स के प्रोविजंस कवर हो रहे थे। दैट्स वाई हम कहते हैं कि हमारा इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड है, ना कि कोई एक्ट है। बल्कि मुझे आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहिए कि कोड हमेशा कई सारे एक्ट्स का कॉम्बिनेशन होता है रादर देन जस्ट वन एक्ट, इसीलिए हम इसे कोड कहते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो कोड होता है एक ब्रॉडर टर्म है, वेयर एज एन एक्ट इज अ वेरी स्मॉल टर्म। लेकिन अब क्या हुआ, जब हमने सारे एक्ट्स को मर्ज किया, हमने ये कोड बनाया, इससे क्या रेगुलेट हो रहा था, पूरे कंट्री का इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी, लिक्विडेशन प्रोसेस, ये सब कुछ इसमें रेगुलेट हो रहा था। इस वजह से आज भी हम इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड 2016 ही फॉलो कर रहे हैं। अब बात करते हैं इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड के फ्रेमवर्क की। बेसिकली इसमें दो चीज़ें हैं, फर्स्ट आते हैं हमारे रेगुलेटर्स एंड दूसरे आते हैं हमारे एडजुडिकेटर्स। रेगुलेटर में आता है इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको IBBI कहते हैं, जो बेसिकली प्रिस्क्राइब करता है रेगुलेशंस कि कौन से रेगुलेशंस सारी कंपनीज के लिए फॉलो करने मैंडेटरी होते हैं, फिर चाहे वो इंडिविजुअल्स हो या किसी भी टाइप की कंपनी। और दूसरे आते हैं हमारे एडजुडिकेटर्स, जो आगे फर्दर डिवाइड होते हैं दो बॉडीज में। फर्स्ट इज NCLT, दैट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, और दूसरा है हमारा DRT, दैट इज डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल। अब NCLT जो होता है वो कंपनीज के लिए, LLPs के लिए, पार्टनरशिप फर्म्स के लिए, इन सब के लिए होता है, वेयर एज जो DRT होता है वो इंडिविजुअल्स के लिए होता है। NCLT में गवर्नमेंट ऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस भी आती हैं, पर DRT हमेशा सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए होता है। अब जब हमने ये जान लिया है कि इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड क्या है, IBBI क्या है, NCLT और DRT क्या है, देन लेट्स मूव ऑन टू द ऑब्जेक्टिव्स। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे IBC के? फर्स्टली सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है कि सबका बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट रहता है। आई विल एक्सप्लेन इट फर्दर। दूसरा है
एसेट वैल्यू मैक्सिमाइजेशन होता है। तीसरा है लिक्विडेशन का जो प्रोसेस है वो स्पीड अप होता है। चौथा है कि आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है। पांचवा है कंपनीज का रेस्क्यू होना और उनका रिवाइव होना पॉसिबल हो जाता है। छठा है बेटर एंड पेनलेस प्रोसीजर होता है जो कि पहले इतना पॉसिबल नहीं था, और टाइमली रेजोल्यूशन होता है। अब इन सबको डिटेल में जानते हैं कि इन सब से क्या होता है। बात करते हैं पहले ऑब्जेक्टिव के बारे में, जो कि हमारा है कि टाइमली एंड पेनलेस रिकवरी, या फिर कहें तो बेटर प्रोसीजर। इसमें क्या होता है, इस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से पहले हमें, अगर कोई भी कंपनी है, कोई कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन है, या कोई भी ऐसी इंडिविजुअल है जो एक इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर के थ्रू जाना है, तो उनको क्या करना पड़ता था, पहले अलग अलग एक्ट्स को रेफ़र करना पड़ता था, जैसे सार्फिसाई, कंपनीज वगैरह वगैरह। लेकिन अब क्या हुआ, क्योंकि ये सारे एक्ट्स को मर्ज करके, कंसोलिडेट करके एक कोड बना दिया गया, तो अब प्रोसीजर काफ़ी सिंप्लीफाइड हो गया। जब प्रोसेस सिंप्लीफाई हो गया तो उतना टाइम नहीं लगता है, क्योंकि हर बार एक अलग एक्ट को रेफ़र करने से अच्छा है कि आप सिर्फ एक कोड पढ़ो, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को, अपने CIRP प्रोसेस को इनिशिएट करो और आपका सल्यूशन हो जाएगा। अब आपने सुना, मैंने बोला CIRP प्रोसेस। CIRP प्रोसेस होता है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसीजर। इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं हमारे दूसरे ऑब्जेक्टिव के बारे में। दूसरा ऑब्जेक्टिव जो आता है, जो है एसेट वैल्यू मैक्सिमाइजेशन। जब आप ये नाम पढ़ते हो एसेट वैल्यू मैक्सिमाइजेशन, तो इससे सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है, यही कि आपके पास जो एसेट है उसकी वैल्यू को आप मैक्सिमाइज़ कर रहे हो, यानी बढ़ा रहे हो। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमाइजेशन ऑफ एसेट जो होता है वो डेटर के लिए ज़्यादा होता है। ये तो आप बात मानोगे कि जो भी एसेट्स अभी किसी डेटर के पास है वो अल्टीमेटली है तो नेशनल एसेट्स ही। लेकिन अगर कोई बिजनेस शट डाउन हो रहा है, कोई बिजनेस बंद हो रहा है, तो वो जो भी एसेट्स हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, टूल्स वगैरह वगैरह, जो भी एसेट्स हैं वो एक तरीके से वेस्ट हो जाती हैं, क्योंकि अब बिजनेस तो बंद हो रहा है और एसेट्स का इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के थ्रू जाना ज़रूरी है। तो ऐसे में क्या होता है, IBC मेक श्योर करता है कि जो आपकी एसेट्स है उनकी वैल्यू मैक्सिमाइज हो, ना कि मिनिमाइज। इसके लिए वो क्या करता है कि वो आपकी एसेट्स पे या आपके बिजनेस को एक गोइंग कंसर्न रखने के लिए एक नए पर्सन को सारी एसेट्स और सारे बिजनेस का हैंड ओवर कर देता है। जिससे क्या होता है, वो जो नया पर्सन होता है वो सारी आपकी एसेट्स को हैंडल करता है, आपके बिजनेस को संभालता है। पर भले ही पर्सन चेंज हो गया लेकिन बिजनेस अभी भी गोइंग कंसर्न में है। तो इससे एसेट्स वेस्ट नहीं होती, बल्कि उनकी वैल्यू मैक्सिमाइज हो जाती है। हमेशा ये याद रखिएगा, द बिजनेस इज सेपरेट एंड द पर्सन हैंडलिंग इट इज सेपरेट। बिजनेस हमेशा गोइंग कंसर्न होता है, मतलब इट कीप्स ऑन गोइंग, इट हैज़ अ परपेचुअल एग्जिस्टेंस, बट पर्सन में चेंज। तो IBC इसी चीज़ को आपको ऐसे हैंडल करवाता है कि भले ही आप इंसॉल्वेंट हो गए हैं, लेकिन आपकी एसेट्स जो हैं, आपका बिजनेस जो है, वो एक नए पर्सन को ट्रांसफ़र किया जाता है, ताकि वो एक नए तरीके से आपकी एसेट्स को, आपके बिजनेस को हैंडल कर सके, जिससे आपके जो एसेट्स हैं वो वेस्ट ना हो और उनकी वैल्यू दिन पे दिन मैक्सिमाइज होती रहे। रुकिए फ्रेंड्स, ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको 2 पार्ट्स में शूट किया है। थर्ड ऑब्जेक्टिव देखने के लिए आगे का पार्ट देखिए।